नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, स्टडी आईक्यू आपके लिए शुरू कर रहा है एक नई श्रृंखला। इस नई श्रृंखला का नाम है जिला दर्शन। नाम समझ में आ रहा है, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के बारे में हर उस जरूरी पहलू को आपके सामने रखा जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हर एक जिले को कवर करेंगे, पर इसका ये कतई मतलब नहीं कि जिले से संबंधित हर एक इंफॉर्मेशन ढूंढ ढूंढ के लाके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। केवल उन्हीं बिंदुओं को, उन्हीं पॉइंट्स को आपके साथ साझा किया जाएगा जो एग्जाम के लिए मददगार सिद्ध होंगे, आपकी तैयारी में जो मजबूती प्रदान करेंगे। साथियों, मध्य प्रदेश की इस जिला दर्शन सीरीज में आज का हमारा जो पहला लेक्चर है वो भोपाल को लेकर है। और हम शुरुआत अपनी सीरीज की भोपाल से कर रहे हैं। भोपाल जिसे नवाबों की नगरी, झीलों की नगरी, प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। साथियों, भोपाल एक ऐसा शहर जिसे प्रकृति ने संवारा, राजा भोज ने बसाया, बेगमों ने जिसकी सुंदरता में चार चांद लगाए। एक ऐसा शहर जो न केवल अपने प्राकृतिक आवरण बल्कि प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी ख्याति प्राप्त है। ऐसे भोपाल शहर की बात करेंगे साथियों, जो कि मालवा पठार के अंतर्गत अपनी उपस्थिति को दर्ज करता है और इसी वजह से यहां अपनी समशीतोष्ण जलवायु के लिए भी ख्याति प्राप्त है, जहां पर ना बहुत ज्यादा गर्मी और ना बहुत ज्यादा ठंड की अनुभूति होती है। ऐसे जिले भोपाल के बारे में बात करेंगे, अलग अलग पहलुओं के माध्यम से, अलग अलग सेक्शन के माध्यम से। पर मैं कुछ भी शुरू करूं उससे पहले एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन पूरी श्रृंखलाओं की, इन पूरे लेक्चर्स की आप यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेरी टेलीग्राम आईडी से जुड़ जाना चाहिए। इस टेलीग्राम आईडी का नाम है @sunil श्रोती, SUNILSHROTI। साथियों, इस टेलीग्राम आईडी पे मैं इस पूरी श्रृंखला के हर एक लेक्चर के पीडीएफ अपलोड करने वाला हूं, जिसे आप सीधे डाउनलोड करके अपने कंटेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं भोपाल की। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसके नक्शे पे थोड़ा सा नजर डालें। यहां पर भोपाल आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, ये भोपाल। और साथियों, भोपाल में यदि हम इसकी अवस्थिति देखें तो पठारों के संदर्भ में, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में अपने परिचय में आपको बताया कि मालवा पठार का यह हिस्सा माना जाता है। मालवा पठार का हिस्सा माना जाता है तो एक बात तो नक्शे से क्लियर है कि कौन सा पठार मालवा पठार का हिस्सा है, जो एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। आप सभी जानते हैं, यदि आप एमपीएससी के भी पुराने पेपर देखें या आप मध्य प्रदेश में होने वाले दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखें तो वहां पर आपको पता चलेगा कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि कोई जिला किस पठार के अंतर्गत है, या किस पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, या कोई जिला किन एक से ज्यादा पठारों के अंतर्गत अपने आप को कायम रखे हुए। तो उसमें यदि आप भोपाल की बात करें तो वो मालवा पठार के अंतर्गत आता है, नंबर वन। नंबर सेकंड, यदि इस भौगोलिक स्थिति को देखें इसकी हम नक्शे से, तो आपको नजर आ रहा है एक ये विदिशा, दूसरा आपको नजर आ रहा है रायसेन, तीसरा आपको नजर आ रहा है ये सीहोर। और देखिए, सीहोर यहां तक गया और यहां पर ये नजर आ रहा है राजगढ़। ये राजगढ़ की सीमा पूरी यहां तक गई, ये गुना टच नहीं हो रहा। तो याद रहे, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़, इन चार जिलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। देखो, घिरा हुआ क्षेत्र मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो किसी दूसरे राज्य की किसी भी सीमा, किसी भी जिले से अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है। मतलब इस तरह के जिले को, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट को हम क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड रीजन, भू आवेष्टित क्षेत्र कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जो चारों ओर से भूमि से, लैंड एरिया से घिरा हुआ। तो देखिए ना, चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, ना तो किसी जलीय क्षेत्र को कवर कर रहा है, ना तो किसी दूसरे राज्य की सीमा को टच कर रहा है, अपने ही राज्य के भौगोलिक या मैं यूं कहूं स्थल खंडों से घिरा हुआ है। तो एक बात तो क्लियर है कि भोपाल जो है वो मालवा पठार के अंतर्गत है, नंबर वन। नंबर सेकंड, ये चार जिलों से घिरा हुआ है। नंबर वन राजगढ़, नंबर सेकंड विदिशा, नंबर थर्ड रायसेन और नंबर फोर सीहोर। तीसरी बात, ये जो क्षेत्र है इसको हम भू आवेष्टित क्षेत्र कह सकते हैं। भू आवेष्टित, भू आवेष्टित मतलब लैंड लॉक्ड रीजन। लैंड लॉक्ड मतलब जो चारों ओर से अलग अलग स्थल खंडों से घिरा हो। ठीक, इतनी बातें तो आपको नक्शे से ही क्लियर हो गई साथियों। आगे बढ़ते हैं, जिसमें एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आपको पूछा जाएगा कि बताइए ये वाला जिला किस प्रकृति का है, तो भू आवेष्टित है, लैंडलॉक्ड है। इसके अलावा बताइए ये किस पठार का हिस्सा है, तो आप बोलेंगे मालवा के पठार का हिस्सा है। बात बिल्कुल स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा पूछा तो किन किन जिलों से घिरा हुआ रहता है। हालांकि इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे कि किन जिलों से घिरा हुआ है, फिर भी यदि आए तो आपको क्लियर होना चाहिए, राजगढ़, विदिशा, रायसेन और सीहोर। साथियों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां शाजापुर भी नजर आ रहा है, पर शाजापुर जो है ये सीहोर को टच कर रहा है। देखिए, ये सीहोर की सीमा ये गई, ये गई, ये गई, ये पूरा भोपाल केवल सीहोर को टच कर रहा है। इधर राजगढ़ को टच कर रहा है, इधर विदिशा को और इधर रायसेन को।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब ये जिला जो है वो कैसे स्थापित हुआ, किसने इसको बसाया, कैसे कैसे अलग अलग समय में अलग अलग राजवंशों ने, शासकों ने इस पर हुकूमत की, अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया। तो साथियों, भोपाल की यदि हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पुराना नाम भोजपाल है। क्यों? क्योंकि राजा भोज ने इसको बसाया था। ठीक है, पर फिर क्या हुआ आप सभी जानते हैं। जब आप मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि औरंगजेब का जो एक अफगान सैनिक था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान, उस दोस्त मोहम्मद खान ने इसको अपनी रियासत के रूप में स्थापित किया था। मतलब आधुनिक भोपाल या आधुनिक रियासत के रूप में इसको सबसे पहले यदि किसी ने बसाया था तो दोस्त मोहम्मद खान ने बसाया था, एक अफगानी सैनिक जो कि औरंगजेब का एक सरदार था। इसके अलावा उसी दोस्त मोहम्मद खान ने यहां पर एक नवाबी शासन की शुरुआत करवाई। दोस्त मोहम्मद खान के बाद जो आता है यार मोहम्मद खान, उसे भोपाल का पहला वास्तविक नवाब कहा जाता है। और फिर आप जानते हैं कि आगे चल के बेगमों ने, मतलब महिलाओं ने इस क्षेत्र पर अपने शासन को सुनिश्चित किया। इसलिए ये क्षेत्र, ये जिला बेगमों के शासन की उपस्थिति के लिए भी जाना जाता है। तो साथियों, आपको क्लियर होना चाहिए कि इसके निर्माता तो राजा भोज माने जाते हैं। बिल्कुल, फाउंडर इसके राजा भोज माने जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद एक पॉइंट आप ऐड करेंगे कि आधुनिक रियासत, क्या ऐड करेंगे? आधुनिक रियासत के रूप में इसको स्थापित करने का श्रेय जाता है दोस्त मोहम्मद खान को। किसको? दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान कौन था? ये दोस्त मोहम्मद खान औरंगजेब का एक अफगानी सैनिक था। क्या था? अफगानी सैनिक। ओके, इसने इसको एक रियासत के रूप में स्थापित किया था। और आप सभी जानते हैं कि उसने आधुनिक रियासत बनाया था भोपाल को अपनी, और जगदीशपुर को राजधानी बनाया था। जगदीशपुर, भोपाल से कुछ किलोमीटर दूर जगदीशपुर को राजधानी तो बनाया, पर साथ ही साथ उसे नाम दिया था इस्लाम नगर। जगदीशपुर का नाम बदल के इस्लाम नगर कर दिया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और दोस्त मोहम्मद खान के बाद जब आए यार मोहम्मद खान, उस यार मोहम्मद खान को, ये भी आपको क्लियर रहे चूंकि अपन ऐतिहासिकता देख रहे हैं, उस यार मोहम्मद खान को भोपाल रियासत के रूप में हम बात कर रहे हैं, भोपाल रियासत का वास्तविक नवाब कहा जाता है। और फिर कालांतर में, और फिर बाद में यहां पर बेगमों का शासन शुरू हुआ। किसका शासन शुरू हुआ? बेगमों का शासन। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो प्राचीन काल में भोजपाल नाम से इसको बसाया राजा भोज ने। फिर औरंगजेब के अफगान सैनिक दोस्त मोहम्मद खान ने इसे अपनी एक रियासत के रूप में स्थापित किया। जगदीशपुर क्षेत्र को इस्लाम नगर नाम से राजधानी बनाया। उसके बाद यार मोहम्मद खान वास्तविक नवाब माना जाता है, और फिर बेगमों ने शासन किया। आप सभी जानते हैं कुदसिया बेगम, ऐसी कई बेगमें आई जिन्होंने इस क्षेत्र पे शासन किया। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये बात हो गई साथियों एंशिएंट हिस्ट्री की, मतलब एंशिएंट फेज कह लो, हालांकि बात तो मेडिवल हिस्ट्री की थी। बिल्कुल प्रारंभिक में ये बात हो गई, फिर सेकेंड लेवल पर ये बातें हो गई, फिर अब हम बात कर रहे हैं थर्ड लेवल की, फॉर्मेशन, मतलब आजादी के बाद की स्थिति। आजादी के बाद क्या हुआ साथियों? आप सभी जानते हो कि आजादी के समय, मतलब 1947 के समय, जो मध्य प्रदेश था वो मध्य प्रदेश की स्थिति में नहीं था। वो अलग अलग पार्ट्स में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में बटा हुआ था। आप सभी जानते हैं कि भाई पार्ट ए जो है उसमें आपका सेंट्रल प्रोविंस, बरार, विदर्भ, ये बघेलखंड वाला क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ को कवर कर रहा है, ये वाला क्षेत्र, इसके अलावा महाकौशल क्षेत्र, ये क्षेत्र पार्ट ए में थे, है ना। और उसकी राजधानी नागपुर को माना जाता था। ये मैं 1947 की बात बता रहा हूं आपको। देखिए, कुछ बातें आपको नोट भी करनी पड़ेंगी जो मैं एक्स्ट्रा आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल प्राचीन काल में क्या हुआ। बिल्कुल प्राचीन काल में राजा भोज ने इसको बसा लिया, ठीक है। फिर मध्यकाल में क्या हुआ? मध्यकाल में ये सब हुआ, ये भी ठीक है। ये भी मेडिवल हिस्ट्री का ही फेज माना जाता है बेसिकली, पर सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर मैं आधुनिक भारत की बात आपसे कर रहा हूं कि 1947 के समय मध्य प्रदेश तो था नहीं। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में जो पूरा भारत बटा हुआ था उसमें मध्य प्रदेश भी बटा हुआ था। तो पार्ट ए में क्या क्या था? पार्ट ए में था
सेंट्रल प्रोविंस, बरार मतलब महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, विदर्भ मतलब महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, बघेलखंड मतलब छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, और महाकौशल मतलब आज का हमारा जबलपुर वाला क्षेत्र। ये थे पार्ट ए में, और इसकी राजधानी थी नागपुर। पार्ट बी की यदि हम बात करें तो पार्ट बी में मध्य भारत का क्षेत्र था, जिसके अंतर्गत लगभग 25 के आसपास की रियासतें थी, जिसकी राजधानी ग्वालियर, इंदौर 6-6 महीने रहा करती थी। और पार्ट सी में फिर विंध्याचल वाला पूरा रीजन आता है, जिसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड की कुल 38 रियासतें थी, जिसकी राजधानी रीवा को माना जाता था। तो इस तरह से पार्ट ए, बी और सी में मध्य प्रदेश बटा हुआ था। ये 1947 की मैं बात बता रहा हूं। फिर 1947 के बाद फिर क्या हुआ, फिर आप सभी जानते हैं 1956 में जब फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन के बाद राज्य का पुनर्गठन हुआ, और मध्य प्रदेश का भी पुनर्गठन हुआ भाषाई आधार पर। तब यह हुआ कि मध्य प्रदेश का जो ये विभाजन था ए, बी और सी में, जहां ए में विदर्भ, सेंट्रल प्रोविंस, बरार, बघेलखंड, महाकौशल था, बी में मैंने आपको बताया कि मध्य भारत का क्षेत्र था, लगभग 25 के आसपास की रियासतें थी, और सी में विंध्याचल का रीजन था, बुंदेलखंड, बघेलखंड की 38 रियासतें थी। इनको चेंज किया गया, मतलब कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र को दे दिया गया, कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। यह सब हुआ, आप जानते हैं। फिर क्या हुआ, इसी 1956 में मध्य प्रदेश में टोटल 7 संभाग बनाए गए थे, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, बिलासपुर, रायपुर। क्योंकि बिलासपुर, रायपुर जो बाद में छत्तीसगढ़ में चले गए, वो भी मध्य प्रदेश का हिस्सा थे। तो 1956 में मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? 7। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, बिलासपुर, रायपुर। मतलब भोपाल इन 7 संभागों में से एक संभाग था 1956 में। तो 1956 में भोपाल को क्या बनाया गया? संभाग मतलब डिवीजन। ठीक। और इस समय भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बन चुका था, और इसी समय भोपाल सीहोर जिले के अंतर्गत आता था। भोपाल एक संभाग था पर जिला सीहोर लगता था, जिले के रूप में इसको पहचान नहीं मिली हुई थी। तो कभी आपसे पूछे कि भोपाल जो है राजधानी कब बना? 1956, और 1956 में संभाग भी था, पर जिला जो है वो सीहोर लगता था। भोपाल सीहोर जिले के अंतर्गत आता था। जिले के रूप में इसको अलग से गठित किया गया था 1972, जहां आप सभी जानते हैं भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए गए थे। और इस तरह 1972 में जिलों की संख्या 45 हो गई थी, क्योंकि 1956 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 43 थी और संभाग 7 थे। तो आपको पैरेलल में मध्य प्रदेश का भी ऐतिहासिकता लेकर चलनी पड़ेगी, और उसमें भोपाल का कहां रोल है वो मैं बताते जा रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो इसके बारे में सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले आप मध्य प्रदेश की ऐतिहासिकता अपने दिमाग में रखो कि 1947 के समय का मध्य प्रदेश क्या था। पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस, विदर्भ, बरार, बघेलखंड, महाकौशल और राजधानी नागपुर। पार्ट बी में मध्य भारत वाला क्षेत्र, लगभग 25 रियासतें, राजधानी 6 महीने ग्वालियर, 6 महीने इंदौर। पार्ट सी में विंध्याचल वाला रीजन, बुंदेलखंड, बघेलखंड की 38 रियासतें, राजधानी रीवा। ये 1947 का मध्य प्रदेश। फिर 1956 का मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में जो पार्ट ए, बी, सी थे, इनके कुछ क्षेत्र आगे पीछे किए गए, कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में चले गए, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में आ गए। और मध्य प्रदेश को 1956 में ही 7 संभाग, कितने संभाग? 7 संभाग और 43 जिलों में बांट दिया गया, 43 डिस्ट्रिक्ट। उन 7 संभाग 7 डिवीजन में से एक डिवीजन भोपाल भी था। तो भोपाल डिवीजन 1956 में बन गया था, ठीक। और इसी समय राजधानी भी था, पर किस जिले के अंतर्गत आता था? सीहोर के अंतर्गत आता था, ठीक है। 1972 में भोपाल को एक जिला बनाया गया सीहोर से अलग करके, यह आपको पता होना चाहिए। यह पूरी ऐतिहासिकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इतने सारे फैक्ट, इतनी सारी एक्स्ट्रा बातें जो मैंने आपको बताई, आई होप आपने नोट कर ली होंगी, ठीक है। तो 1956 7 संभाग, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, बिलासपुर, रायपुर। और कितने जिले? 43। सबकी राजधानी भोपाल। 1956 में ही भोपाल राजधानी बन चुकी थी, पर किस जिले में आता था भोपाल? सीहोर जिले। 1972 में भोपाल एक क्या बन गया? जिला बन गया। उसी वक्त राजनांदगांव भी एक जिला बना था। इस तरह जिले की संख्या 43 से 45 हो गई थी। तो भोपाल के बारे में बातें क्लियर होनी चाहिए। भोपाल राजधानी भी 1956 में था, संभाग भी 1956 में था, पर सीहोर के अंतर्गत आता था। जिला बना 1972, ठीक। अब इसी भोपाल के बारे में साथियों
उपनाम की यदि हम बात करें तो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि कई सारे इसके उपनाम हैं, कई सारे अदर नेम हैं, जैसे सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ नवाब, सिटी ऑफ हिल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ द स्टेट, बिल्कुल, नवाबों की नगरी, झीलों की नगरी, पहाड़ियों का शहर, प्रशासनिक राजधानी, बिल्कुल, 5 पहाड़ियों का शहर भी कहते हैं। अब कई बार प्रश्न यह जाता है कि कौन कौन सी 5 पहाड़ियां हैं जिसपे मध्य प्रदेश भोपाल बसा हुआ है। तो साथियों, कटारा, अरेरा, श्यामला, ईदगाह और न्योरी, ये 5 हिल्स हैं। कटारा हिल्स, अरेरा हिल्स, श्यामला हिल्स, ईदगाह हिल्स और न्योरी हिल। ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल फैक्चुअल बातें हो रही हैं। आगे बढ़िए साथियों। ओके, तो ये तो बात हमने कर ली इंट्रोडक्शन ऑफ भोपाल, ये तो हमने बात कर ली ऐतिहासिकता मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ भोपाल। अब हम बात करेंगे भोपाल की ज्योग्राफी की, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राजधानी है तो आपको इसका एरिया पता होना जरूरी है, 2772 स्क्वायर किलोमीटर। अब चूंकि आप भोपाल का एरिया देख रहे हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से स्मॉलेस्ट तो निवाड़ी है, ठीक है, सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। सबसे बड़ा कौन सा है वो आप कमेंट करके बताएंगे। मुझे थोड़ा आपकी तरफ से भी फीडबैक चाहिए, तो ये आपका होमवर्क हो गया। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए ठीक, आगे बढ़े। नेवर्स मतलब पड़ोसी, अभी मैंने आपको नक्शे में दिखाया कि 4 जिले जो हैं वो इसके आसपास हैं, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ज्योग्राफी में देख रहे हैं अपन सब। इसके अलावा एक बात और मैंने आपको अभी ज्योग्राफी में बताई थी कि जो पठार है, जो प्लेट्यू है, कौन सा लगता है, इसमें लिखा नहीं है पर मैं ऐड कर दे रहा हूं, मालवा, ठीक है। कौन सा लगेगा, मालवा लगेगा, ये आपको याद रखना है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अब जैसी ज्योग्राफी, वैसी नदियां, वैसी रिवर्स की स्थिति, और जैसी रिवर्स उस तरह से ही रिवर प्रोजेक्ट होते हैं, परियोजनाएं होती हैं, जहां पर उस रिवर के पानी से कभी बिजली उत्पादित की जाती है, कभी सिंचाई मतलब इरिगेशन की व्यवस्था की जाती है। तो यहां पर यदि हम परियोजना की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें दोस्तों, तो कोलार डैम, केरबा डैम, कालियासोट डैम, शाहपुरा लेक, हाथिया खेड़ा डैम और बड़ा तालाब को ही भोजताल कहते हैं, और भदभदा बांध, यही आपके लिए है, इंग्लिश में भी मेंशन है। दोनों ही लैंग्वेज में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा यदि हम बड़ा तालाब की बात करें, जिसे अपन भदभदा के अंतर्गत देख रहे हैं, इस बड़ा तालाब को साथियों 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रामसर साइट घोषित किया गया। बड़ा तालाब जो है इट वॉज डिक्लेयर एज रामसर साइट इन 2002। अभी रामसर साइट की क्या कहानी है, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 2 फरवरी 1971 में 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, क्या नाम है, रामसर। ईरान के इस रामसर नाम के शहर में एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में जो आर्द्र भूमि होती है, जो वेटलैंड होते हैं, उनके संरक्षण, उनके प्रिजर्वेशन, उनके प्रोटेक्शन के लिए बातें की गई, समझौते किए गए कि हम दुनिया में जहां जहां पर भी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जहां पर आर्द्र भूमि है वहां पर जल की उपस्थिति है, वाटर की अवेलेबिलिटी है लैंड में, और यदि जल की उपस्थिति है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो वहां पर फिर अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग प्रजातियां पेड़ पौधों की और इन सब की उगने की संभावना ज्यादा होगी। और जहां पर अलग अलग स्पीसीज और प्रजातियां पेड़ पौधों की उगेंगी, वहां पर जो जैव विविधता है, जिसे अपन बायोडायवर्सिटी कहते हैं, उसके बेहतर होने की संभावना ज्यादा है। तो साथियों, जहां पर आर्द्र भूमि है मतलब जल की उपस्थिति है क्षेत्र में, भूमि में, मतलब उत्पादन के क्रम में, स्पीसीज के क्रम में, प्रजातियों के क्रम में हमें बहुत सारी स्पीसीज मिलेंगी, मतलब बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता अच्छी खासी होगी। और जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी अच्छी होगी तो इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसे अपन बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, वो पारिस्थितिकी तंत्र बहुत शानदार होगा, ठीक है। तो इस सब के लिए 2 फेब 1971 में ईरान के रामसर में एक सम्मेलन किया गया, जिसे हम रामसर सम्मेलन कहते हैं। और ये रामसर सम्मेलन ये कह रहा था कि दुनिया में जहां जहां पर भी आर्द्र भूमि है, उसका क्या करो, संरक्षण करो। जहां जहां पर भी वेटलैंड है, उस वेटलैंड को प्रोटेक्ट करो। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों। अब प्रश्न उठता है कि वेटलैंड कहते किसको है? क्या केवल जल की उपस्थिति होना किसी क्षेत्र को वेटलैंड बना देगा? क्या केवल वाटर की अवेलेबिलिटी उसे वेटलैंड बना देगा? नहीं। किसी भी क्षेत्र में या तो बहता हुआ या ठहरा, या तो समुद्री या नदी का किसी भी तरह का पानी हो, और उसकी गहराई 6 मीटर से ज्यादा ना हो, याद रहे 6 मीटर से ज्यादा ना हो गहराई, ऐसे जलीय क्षेत्र को कहते हैं वेटलैंड, ठीक है।
आगे बढ़ो। इस वेटलैंड के बारे में और मैं क्या बताऊं आपको कि दुनिया में सबसे पहला वेटलैंड साइट जिसे आइडेंटिफाई किया गया था वो था ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग द्वीप। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग द्वीप जो है, कोबर्ग द्वीप, ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग द्वीप जो है, कोबर्ग आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसे 1974 में दोस्तों, जी हां 1974 में दुनिया का पहला रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है। और अभी यदि हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में दुनिया की सबसे ज्यादा रामसर साइट है। क्लियर है। भारत इस सब में 1981 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? इंडिया जो है, इंडिया इसमें शामिल हुआ 1981। भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और ये जो सेकंड फेव है, इस सेकंड फेव को वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। वेटलैंड डे के रूप में। ठीक है। कब से मनाया जा रहा है? 1997 से। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक। और इसी वेटलैंड के अंतर्गत जो भोपाल का ये जो बड़ा तालाब है, इसे 2002 में शामिल किया गया। ठीक। आगे बढ़े। ये मैं आपको बता चुका हूं, प्रकृति मतलब नेचर इसका भू आविष्टित वाला है, मतलब अंदरूनी है, मतलब लैंड लॉक्ड है। जलवायु, अब फिर वही बात, अब जब मालवा क्षेत्र में है तो जलवायु क्या होगी? फाहियान क्या बोल के गया था मालवा की जलवायु के बारे में कि मालवा की जलवायु दुनिया की सबसे अच्छी जलवायु है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होती गर्मी में, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं होती सर्दी में। इसी को कहते हैं दोस्तों साधारण ठंडी साधारण गर्मी, मतलब समशीतोष्ण जलवायु। सम जलवायु मतलब टेम्परेट क्लाइमेट जिसे अपन बोलते हैं। क्लियर है। वो माना जाता है मालवा की जलवायु को, और इसी कारण भोपाल की जलवायु भी वैसी ही रहेगी। क्लियर। चलिए मिट्टी की बात करें। अब चूंकि मालवा का हिस्सा है, हर चीज देखो पोजीशन से हर चीज तय होती है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, कोई भी जिला किस भौगोलिक स्थिति में है उसी हिसाब से वहां की जलवायु, वहां का टेम्परेचर, वहां के आसपास के रिसोर्सेज, जिसमें नदी, जिसमें मिट्टी, ये सब होंगे, वो उसी हिसाब से होंगे। तो यहां पर चूंकि ये मालवा में है तो यहां की मिट्टी किस तरह की होगी? ब्लैक होगी। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में काली मिट्टी जो है, ब्लैक सॉइल जो है, वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, 46%। और इस काली मिट्टी में भी तीन तरह की मिट्टी है। एक साधारण मिट्टी, ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी ब्लैक सॉइल, एक है गहरी डेंस ब्लैक सॉइल, और एक है छिछली। छिछली मतलब बिल्कुल सतही नॉर्मल। ठीक है। ये तीन तरह की ब्लैक सॉइल होती है। टोटल ब्लैक सॉइल 46% है मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल मध्य प्रदेश की सॉइल में, सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल टोटल मध्य प्रदेश की सॉइल का 46%, जिसमें से 3.5% के आसपास आपका गहरी काली मिट्टी। जो साधारण काली मिट्टी है ऑर्डिनरी वाली जो यहां है, वो टोटल मध्य प्रदेश में 37%, और जो छिछली वाली है वो 7% के आसपास है। ऐसे टोटल मिला के 46%। तो जो साधारण वाली मिट्टी है, अब देखो ब्लैक सॉइल मध्य प्रदेश में टोटल सॉइल का 46% ब्लैक सॉइल है, और उस ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा ऑर्डिनरी ब्लैक सॉइल होती है, जो टोटल ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा हिस्सा रख रही है। और वही साधारण ब्लैक सॉइल आपके यहां पर है। कहां पर? भोपाल में। ठीक है। तो ब्लैक सॉइल है, इसी वजह से कॉटन, कपास, इस सबका उत्पादन अच्छा होगा, और गेहूं की प्रधानता यहां है क्योंकि ब्लैक सॉइल है। तो दोस्तों ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। लो भाई, अब चूंकि भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हमें इसकी तो बात करनी पड़ेगी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कौन नहीं जानता। साथियों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में हुई थी, और ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो नगर के बीचम बीच है। जी हाँ, नगर के बीचों बीच विद्यमान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, इन द मिडिल ऑफ द सिटी। ठीक। इसके अलावा इसका एक और नाम है सर्प उद्यान, मतलब स्नेक गार्डन। इसे सर्प उद्यान के रूप में भी विकसित किया गया है। आपसे सीधे वन लाइनर पूछेंगे, आपसे सीधे बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन देखते हैं दोस्तों, परिवहन। तो भौगोलिक स्थिति में मैंने आपको बताया है कि ये जो क्षेत्र है, जो जिला है, ये कहां है? मालवा में है। मालवा में है तो मिट्टी कौन सी है? काली। पर काली में भी कौन सी? साधारण वाली काली, जो कि काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी है तो फसल गेहूं। अब चूंकि मालवा में है तो जलवायु समशीतोष्ण, टेम्परेट क्लाइमेट। ये सब मैंने आपको बताया। अब साथियों हम बात करेंगे परिवहन की, और यहां परिवहन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसी जिले का संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग 46 से भी है, जिसे अपन NH 46 कहते हैं। ये राज्य का फिलहाल सबसे लंबा राजमार्ग है, जो ग्वालियर से बैतूल को कवर कर रहा है। ठीक है।
ये आपको क्लियर रहे। NH46 है ना, जिसकी टोटल लंबाई 634 किलोमीटर है, जो ग्वालियर से बैतूल को कवर कर रहा है, वो यहां से जा रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में यदि हम एक और बात देखें तो आप सभी जानते हैं भोपाल में कमलापति रेलवे स्टेशन अब हो गया। अब इस कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में आपसे कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, देखिए मैंने सब यहां पर ऑर्गेनाइज करके बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने लेके आया हूं। जो कमलापति रेलवे स्टेशन है, इस कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम कई बार बदला जा चुका है। 1905 में इस रेलवे स्टेशन को कहते थे शाहपुर रेलवे स्टेशन, फिर 1900, हाँ जी इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर 1905 के बाद 1979 में इसका नाम हो गया हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और फिर 15 नवंबर 2021 को इसका नाम हो गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है उसके पुराने नाम क्या क्या थे। तो 1905 में शाहपुरा था, 1979 में 1979 में हबीबगंज कर दिया गया, और 2021 के बाद से रानी कमलापति नाम हुआ। और इसी रेलवे स्टेशन के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि यह देश का पहला निजी स्टेशन है, मतलब जो एक बंसल ग्रुप है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, इन्होंने इसका पूरा प्रबंधन की जिम्मेदारी ली हुई है, इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो बंसल ग्रुप इसको मैनेज करता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इसे आईएसओ द्वारा एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है, उस सर्टिफिकेट का नाम है 5 स्टार ईट राइट स्टेशन। याद रहे, 5 स्टार ईट राइट स्टेशन, 5 स्टार ईट राइट स्टेशन बाय आईएसओ, ये इसको मिला है। और इस स्टेशन के बारे में कहा जाता है इट इज द फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन इन द कंट्री, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में जितना कुछ आ सकता है एग्जाम में, वो सारी बातें मैंने आपके सामने यहां पर स्पष्ट कर दी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं जनांक मतलब डेमोग्राफी ऑफ भोपाल। सबसे पहले आपको देखना है यहां की जनसंख्या। जनसंख्या इसलिए देख लेनी है क्योंकि देखो, नहीं भी देखोगे तो चलेगा, पर जनसंख्या के मामले में ये चौथे नंबर का जिला है, ठीक है। नहीं भी देखोगे तो चलेगा, नहीं भी देखोगे, जैसा मैंने कहा केवल काम काम की चीज देखनी। अब आप बोलोगे क्यों नहीं देखना, क्योंकि हमेशा टॉप 3 और बॉटम 3 याद रखना, मतलब सबसे ज्यादा वाले 3 और सबसे कम वाले 3, चाहे जनसंख्या हो, चाहे भौगोलिक क्षेत्र हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो यहां पर नहीं भी करोगे तो चलेगा, हटा देते हैं इसको, चलो हटा देते हैं, क्योंकि 4th नंबर पर है। यदि टॉप 3 में से होता तो अपन कर लेते, ठीक। इसके अलावा घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, आप सभी जानते हैं भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी किसे बोलते हैं, प्रति इकाई प्रति किलोमीटर क्षेत्रफल पर उपस्थित लोगों की संख्या, पर किलोमीटर कितने लोग हैं उसे डेंसिटी कहते हैं। और यहां पर 855 है, मतलब प्रति 1 किलोमीटर पर 855 लोग रहते हैं, और ये डेंसिटी के मामले में नंबर 1 है, इसलिए इसको करना है। दूसरा सेक्स रेशियो, आप सभी जानते हैं सेक्स रेशियो लिंग अनुपात का मतलब यह होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर प्रति 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, उसे लिंग अनुपात, उसे सेक्स रेशियो कहते हैं। और यहां पर सेक्स रेशियो 918 है, ये भी आप कर लेंगे। यदि हम बात करें लिटरेसी की, तो साथियों आप सभी जानते हैं लिटरेसी का मतलब यह होता है कि 7 साल से अधिक के वे लोग जो अपना नाम लिखना और पढ़ना जानते हैं वो साक्षर कहलाते हैं, ठीक है। और यहां हम साक्षरता की बात करें तो भोपाल की साक्षरता 80.37% है, और ये तीसरे नंबर पर है, इसलिए कर लेना है। जैसा मैंने कहा टॉप 3 और बॉटम 3 करने होते हैं। पुरुष साक्षरता मतलब पुरुष कितने पढ़े साक्षर है, वो 85.42, इसमें भी ये नंबर 3 है। और महिला साक्षरता 74.9%, उसमें नंबर 1 है। कभी पूछा जाए कि महिला साक्षरता के संदर्भ में मध्य प्रदेश का पहले नंबर का जिला, तो आप बोलेंगे भोपाल 74.9। और नगरीकरण की यदि हम बात करें, अर्बनाइजेशन की बात करें, तो नगरीकरण के मामले में भी नंबर 1 है इस समय, ये 80.9%। तो ये बातें आपको कर लेनी है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। अब साथियों यहां पर भोपाल से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट की। इनको आपको बिल्कुल एज इट इज याद कर लेना है। जैसे मध्य प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड, वो 1960-61 में एस्टेब्लिश हुआ। मध्य प्रदेश का लघु उद्योग निगम मतलब स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो है वो आपका 1961 में एस्टेब्लिश हुआ। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन जो माइनिंग का काम करे, है ना, जो खदानों से रिलेटेड काम करे, 62। मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करे, उसकी स्थापना भी 1965 में हुई है, ठीक है साथियों। इसके अलावा सेम सारे इंस्टीट्यूट, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको बस याद करने हैं, है ना, खड़े होकर रीड करने से कोई मतलब नहीं है, आपका समय वेस्ट होगा, ठीक। ये सारे पर कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, देखिए ये तो मैंने औद्योगिक संस्थाओं की बात करी। अब यहां पर देखें साहित्य कला अकादमी, मतलब कई सारे साहित्य मतलब आपके आर्ट लिटरेचर से संबंधित भी एकेडमी है यहां पर।
तो जैसे मध्य प्रदेश कला परिषद आर्ट काउंसिल 1952 में एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। रविंद्र भवन 1962 में एस्टेब्लिश हुआ। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में एस्टेब्लिश हुआ। तो भोपाल में ऐसी कौन कौन सी अकादमी है? मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, भारत भवन, ठीक है, संस्कृत अकादमी, भोजपुर पंजाब साहित्य अकादमी। तो ये कब कब स्थापित हुई, इनके ईयर्स करने ही हैं। ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डाले हुए हैं यहां पर। यदि इंपॉर्टेंट नहीं होते तो मैं बिल्कुल इनको डेटा में नहीं रखता। इसके अलावा सेम मैंने देखिए अलग एक चैप्टर आपके लिए लेके आया हूं, मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमी। अब वो खेल अकादमी जो भोपाल में है और उनके ईयर जिनके इंपॉर्टेंट हैं वो करने ही है। साथियों, मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी 2007, मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकादमी 2007, मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट अकादमी 2007, ये सब 2007 में। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी 2007, राज्य घुड़सवारी अकादमी 2007, एथलेटिक एकेडमी, जी हां, मध्य प्रदेश में एथलेटिक एकेडमी भी भोपाल में है, ये 2016 में स्थापित हुई। ये सब वन लाइनर है जो आपको याद करना है। अब यहां पर देखिए, चूंकि बात स्पोर्ट्स मतलब खेल से संबंधित संस्थानों की हो रही थी, तो यहां पर मैंने स्टेडियम से संबंधित भी फैक्ट जो जरूरी है वो आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा तात्या टोपे स्टेडियम। तात्या टोपे स्टेडियम जो है ये 1962 में एस्टेब्लिश हुआ था साथियों, और इसकी विशेषता ये है कि यहां पर जर्मन ट्रैक की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है, जर्मन ट्रैक फैसिलिटीज अवेलेबल है। सीधे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, एक ऐशबाग स्टेडियम में, एक ऐशबाग स्टेडियम भी है। ये जो ऐशबाग स्टेडियम है ये स्ट्रेट टर्फ के लिए जाना जाता है। स्ट्रेट टर्फ मतलब होता है कृत्रिम घास, जो आर्टिफिशियल ग्रास होती है, ये उसके लिए जाना जाता है। तो कृत्रिम घास या आर्टिफिशियल ग्रास वाला एकमात्र स्टेडियम है साथियों, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा अब मैं प्रमुख संग्रहालय लेके आ गया आपके लिए, जहां जैसे अपन म्यूजियम कहते हैं, और यदि मैंने ईयर्स रखे हुए हैं तो वो आपको करने हैं, जरूरी है इसलिए रखे। जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 1977, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय 1974, मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय मतलब स्टेट म्यूजियम 1909, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम 2003, मध्य प्रदेश माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय 1984। तो साथियों ये सारे संग्रहालय भी करने हैं, विद ईयर करने हैं। अब हम बात करें प्रमुख एकेडमी, प्रमुख इंस्टीट्यूट, प्रमुख संस्थान की, तो नरोहना एकेडमी आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के जो दूसरे नंबर के मुख्य सचिव थे नरोहना साहब, उनके नाम पर नरोहना अकादमी नाम रखा गया है। और बताइए, आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एमपीपीएससी में तो आप वहीं पर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। उसकी स्थापना 1966 में हुई। इसके अलावा यदि आप भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देखें, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 में एस्टेब्लिश हुआ। इसके अलावा प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान जो डिजास्टर को मैनेज करता है, ठीक है, कभी कोई आपदा आए उसको मैनेज करने वाला पहला इंस्टीट्यूट यदि मध्य प्रदेश में कोई है तो वो भोपाल में है 1987। राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी भी मध्य प्रदेश में है, भोपाल में है 1993। इसरो उपग्रह नियंत्रण केंद्र मतलब जो उपग्रह जो सैटेलाइट भेजी जाती है इसरो के द्वारा, उस सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाले केवल 2 सेंटर हैं भारत में, एक तो कर्नाटका में है हासन में, और एक मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो भेजी गई सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाला जो बेस स्टेशन है वो भोपाल में है, और वो इसरो उपग्रह नियंत्रण केंद्र मतलब इसरो सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर के नाम से जाना जाता है, जो कि 2005 में स्थापित हुआ। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है साथियों। अब जब बात हो गई प्रशासनिक संस्थाओं की भी, जब बात हो गई औद्योगिक संस्थाओं की भी, तो भाई अपन यहां पर इसको मतलब शैक्षणिक संस्थान को क्यों छोड़े साथियों। भोपाल जो है, और भोपाल में भी मध्य प्रदेश जो है और उसमें भी भोपाल, राज्य में सर्वाधिक, याद रहे, राज्य में सर्वाधिक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट सबसे ज्यादा यदि कहीं है तो भोपाल में। यदि हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप जानते हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, ये माखनलाल चतुर्वेदी आप जानते हैं पत्रकारिता जर्नलिज्म के लिए है। इसके अलावा राजा भोज खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है, ये भी भोपाल में है। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय, जी हां, हिंदी का यूनिवर्सिटी, हिंदी का विश्वविद्यालय भोपाल, और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी जिसे अपन आरजीटीयू या आरजीपीवी भी कहते हैं, वो भी मध्य प्रदेश के भोपाल में। मतलब भोपाल एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, ये पॉइंट याद रखना। सीधा क्वेश्चन आएगा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ये ऑप्शन आएगा, कंफ्यूज मत होना, भोपाल लगा के आना। मौलाना अबुल कलाम आजाद आप जानते ही हैं, ये भी भोपाल में है। और गांधी मेडिकल कॉलेज के अलावा पंडित खुशीराम आयुर्वेदिक कॉलेज, सीधे क्वेश्चन आएगा
पंडित खुशीराम आयुर्वेदिक कॉलेज कहां है? सीधे क्वेश्चन आएगा गांधी मेडिकल कॉलेज। सीधे क्वेश्चन आएगा कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जो हिंदी विश्वविद्यालय है वो कहां है? तो आपको सीधे आंख बंद करके लगा देना है भोपाल में। और भोपाल ही साथियों सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी वाला डिस्ट्रिक्ट भी है। अब बात करेंगे प्रमुख आर्थिक उत्पादन के केंद्र, मतलब ऐसे कौन कौन से इकोनॉमिक प्रोडक्शन सेंटर हैं, यूनिट है जो भोपाल में है। देखिए आप देख रहे हैं मैक्सिमम चीजें याद करने वाली। मेरा काम है आप तक पूरा कंटेंट जो जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पहुंचा देना, और वही मैं कर रहा हूं क्लासिफाई वे में, सिस्टमेटिक वे में। यदि हम इकोनॉमिक सेक्टर में प्रोडक्शन सेंटर देखें तो सबसे पहले रेलवे कोच फैक्ट्री, जहां पर रेलवे कोच का निर्माण होता है, ये निशातपुरा में है। साथियों राजा भोज हवाई अड्डा ये है ही भोपाल में, आपको पता है। इसके अलावा BHEL जिसे भेल कहते हैं, भेल का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाती है, और इसको ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और इसे 1964 में स्थापित किया गया। साथ ही साथ साथियों 2013 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया। तो आपको इस BHEL मतलब भेल के बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ, 1964 में स्थापित, और 2013 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिला। ये जरूरी पॉइंट यहां पर क्लियर होने चाहिए। अब जब इतनी बात हुई है तो यहां पर पर्यटन की बातें कैसे छोड़ दें। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बोला था, भोपाल जो ना केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बल्कि अपने ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी ख्याति प्राप्त है, ये बोला था मैंने आपसे। तो ऐतिहासिक धरोहरों की यदि हम बात करें तो प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद जो एशिया की बैठक क्षमता के मामले में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे अपन बोलते हैं ताजुल मस्जिद, वो भोपाल में ही है। तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। पहला, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद भी है, और बैठक क्षमता के मामले में, जी हां, बैठक क्षमता के मामले में जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके मामले में ये सेकंड नंबर पे आती है पूरे एशिया में। क्लियर है, पूरे एशिया की सेकंड नंबर की है। दूसरा आपको क्लियर होना चाहिए, सबसे छोटी मस्जिद यदि कहीं है तो उसका नाम है ढाई सीढ़ी मस्जिद। याद रहे, सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद कहते हैं। ये दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाई थी, ये भी भोपाल में। इसके अलावा यहां पर आपको शौकत महल, गौहर महल, कमलापति महल, बेनजीर भवन ये सब मिलेंगे। पर साथियों मेरे हिसाब से आपको ये लिस्ट ही कर लेनी चाहिए। इस लिस्ट में मैंने ये डाला हुआ है कि किसका निर्माण किसने करवाया। जैसे आपको दिखेगा यहां ढाई सीढ़ी मस्जिद, देखिए ढाई सीढ़ी मस्जिद दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है। इसी दोस्त मोहम्मद खान ने इस्लाम नगर शहर भी बसाया था। मैंने बताया था जगदीशपुर को इस्लाम नगर के नाम से अपनी राजधानी बनाया था। तो यहां पर पूरी लिस्ट है साथियों। ये देखिए कहां गया वो ताजुल मस्जिद शाहजहां बेगम। ये ताजुल मस्जिद वही है जिसके बारे में अभी अपन बात कर रहे थे, राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद और एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है बैठक क्षमता के मामले। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप में अपना बता चुका हूं आपको, उसमें ज्वाइन हो जाइए, सारे नोट्स में वहां प्रोवाइड करने वाला हूं। सेशन कैसे लगा, लाइक करना है, शेयर करना है। यदि आपको इसमें हमारी मेहनत नजर आ रही हो, आपको लग रहा हो कि आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है, तो आपको इसे शेयर जरूर करना है। एक जिला एक उत्पाद, आप सभी जानते हैं भाई, एक जिला एक उत्पाद का मतलब ये होता है कि आप देखिए, सीधी सी बात यह है कि हर जगह की भौगोलिक स्थिति मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होती है, मानते हो? सॉरी, ज्योग्राफिक कंडीशन, हर क्षेत्र की ज्योग्राफिक कंडीशन, भौगोलिक क्षेत्र स्थिति अलग होती है। अब जैसी ज्योग्राफी होती है वैसा क्लाइमेट होता है, मतलब वैसी जलवायु होती है, और जैसा क्लाइमेट होता है उस तरह का प्रोडक्ट वहां पर बनता है, मानते हो? तो हर जिले में अपने कुछ खास प्रोडक्ट हैं जो उस जिले की पहचान है। तो साथियों मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जिलों में होने वाले खास उत्पादों को उस जिले की आइडेंटिटी के साथ प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि उस क्षेत्र का प्रोडक्ट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड के लेवल पर आगे बढ़े। इसे कहा जाता है एक जिला एक उत्पाद। तो हर जिले की अपनी भौगोलिक, अपनी जलवायु मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वहां किस तरह के प्रोडक्ट हो रहे हैं, उन प्रोडक्ट को उस जिले की आइडेंटिटी देते हुए प्रमोट करना, उसे कहा गया एक जिला एक उत्पाद। यदि हम भोपाल की बात करें तो जरदोजी देखिए एक साड़ी, कपड़े बनाने का एक पैटर्न, विशेष तरह की साड़ी। इसके अलावा पर्स जो आप रखते हैं, वॉलेट, और इसके अलावा जूट उत्पाद मतलब जूट प्रोडक्ट। ये 3 बातें हैं जिन्हें हमने भोपाल के एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया है। सीधे एग्जाम में आएगा, पता होना चाहिए। भोपाल के 3 प्रोडक्ट, जरदोजी साड़ी, दूसरा यहां पर पर्स, और तीसरा साथियों आपको क्लियर होना चाहिए जूट उत्पाद। इन तीनों को एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत भोपाल की कैटेगरी में रखा गया। प्रमुख व्यक्तित्व
एक सेक्शन मैंने एक सेगमेंट ये भी डाला है। साथियों, शंकर दयाल शर्मा जी कौन नहीं जानता। शंकर दयाल शर्मा जी 9वें नंबर के राष्ट्रपति, 8वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे। इसके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। ठीक है, ऐसे शंकर दयाल शर्मा जी की जो जन्मस्थली है वो भोपाल है, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यदि हम शासन और प्रशासन की बात करें, यदि हम गवर्नेंस की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रमुख प्रशासनिक भवन है, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, वो सब भोपाल में ही है, क्योंकि भोपाल राजधानी है। भाई वल्लभ भवन ले लो, सतपुड़ा भवन ले लो, विंध्याचल ले लो, रविंद्र भवन ले लो, नर्मदा भवन ले लो। ठीक है, ये सब के सब भोपाल में। और याद रहे भोपाल, भोपाल ये पॉइंट देखो बहुत अच्छा है, भोपाल एक भी मुख्यमंत्री का जन्म स्थान नहीं रहा। मध्य प्रदेश का एक भी मुख्यमंत्री ऐसे नहीं रहे जो भोपाल में जन्मे हो। साथियों, एक आखिरी पॉइंट, यदि हम कुछ अन्य तथ्यों की बात करें, यदि हम कुछ अदर फैक्ट की बात करें, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भोपाल गैस कांड है, भोपाल गैस कांड 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड है ना, आप सभी जानते हैं, MIC जिसे बोलते हैं, उसका प्रसार हुआ था। इसके अलावा ये डेट आपको पता होना चाहिए। और देश का, याद रहे, देश का पहला सरकारी पंचकर्म सेंटर, पहला सरकारी पंचकर्म सेंटर, पंचकर्म सेंटर क्या होता है, वो भी भोपाल में। देखो, पंचकर्म आयुर्वेद की एक चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद की एक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें शरीर के रोग, शरीर में क्या समस्याएं हो रही हैं, इस सब की जांच करना, इसका परीक्षण करना, ये सब किया जाता है। ठीक है, तो शरीर की रोग की जांच, उसके परीक्षण के लिए एक विशेष आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति पंचकर्म का प्रयोग किया जाता है। उसका पहला सरकारी सेंटर देश का भोपाल में खोला गया। ठीक है, तो कभी आपको पता दिमाग में रखना हो कि पंचकर्म क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। तो दोस्तों, जिला दर्शन की हमारी सीरीज में पहला जिला मतलब भोपाल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ये मैंने कंटेंट आपके सामने लाने का प्रयास किया। हमारा ये प्रयास, हमारा ये प्रस्तुतिकरण, हमारा ये कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देंगे। जो बातें बिल्कुल रटने की थी, लिस्ट थी, उनको मैंने खड़े होकर रीड ना करते हुए आपकी सुविधा के लिए छोड़ दिया, ताकि आपका समय बचे, कम समय में लेक्चर कंप्लीट हो जाए। और ये पूरा PDF मैं आपको अपनी टेलीग्राम ID @sunil shruti SUNEEL पर प्रोवाइड कर दूंगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत